Good morning, friends. So, as we are continuing with the next edition of this series, and this is part 2 of that chapter first of 7th class BSCB हिस्ट्री. Let's see. सिक्कों के माध्यम से भी शासकों के तिथि क्रम को समझने में सहायता मिलती है. हम लोग उस समय की चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से 1200 से लेकर के 1800 शताब्दी तक हमारा बिहार का और देश का राज व्यवस्था रहा. सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेमेटिक्स कहते हैं, न्यूमेस्मेटिक्स. आगे हम लोग मूव करते हैं. ये सिक्के सोना, चांदी, तांबा आदि के बने होते थे. इन सिक्कों से शासकों के राजरोहन, साम्राज्य विस्तार, पड़ोसी शासकों के साथ संबंध एवं आर्थिक समृद्धि के बारे में पता चलता है. किस चीज़ के बारे में पता चलता है? इतना ही नहीं, इससे प्रशस्ति के भी बारे में पता चलता है. और आगे हम लोग मूव करते हैं कि तुगलक शासकों में विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के बड़ी संख्या में मिलती है. तुगलक में किसका मिलता है? मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं. अपने राज्य में सासाराम के शासक शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलाए. अपने बिहार में सासाराम में आप देख रहे होंगे, ये रोहतास के पास में पड़ता है और संग्रहालय में जाकर के इसे देख सकते हैं. आगे हम लोग मूव करते हैं. तो इसी काल में शासकों के शासन काल में निर्मित अनेक भव्य मंदिर, मस्जिद, मकबरों एवं किलों का इस काल में धार्मिक जीवन और आर्थिक समृद्धि और वास्तुकला की जानकारी मिलती है. इसके साथ साथ इनमें से कई इमारतों में, जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरे के ताजमहल और खजुराहो के मंदिर के बारे में भी आप जान सकते हैं. इस काल में बिहार की वास्तुकला इतिहास भी स्मरणीय है. शेरशाह का सासाराम, याद रखिएगा, शेरशाह में सासाराम का स्थित मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का सम्मिश्रण का एक सुंदर नमूना है. किसका? हिंदू मुस्लिम दोनों के स्थापत्य कला का. मनेर में मखदूम शाह दौलत की समाधि भवन भी एक उच्च कोटि का कला का उदाहरण प्रस्तुत करता है. मध्यकाल में बिहार निर्मित मंदिरों में पटना से 18 मील की दूरी पर स्थित वैकटपुर में का शिव मंदिर, जिसके लिए राजा मान सिंह ने आर्थिक मदद प्रदान की थी, प्रसिद्ध है. क्या? कहाँ पे? वैकटपुर. कौन सा मंदिर? शिव मंदिर. निर्माण कला का समय क्या रहा? शेरशाह के समय. रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर का निर्माण का यश भी राजा मान सिंह को प्राप्त है. डैट मीन्स राजा मान सिंह का जो है कंट्रीब्यूशन इन टेम्पल ड्यूरिंग शेरशाह पीरियड इज इमेंस एंड सिग्निफिकेंट इन बिहार. लेट्स मूव अहेड. इतिहासकार की भूमिका क्या थी? जरा सोचिए. इतिहास लेखन में इतिहासकार इन स्रोतों की मदद कैसे लेते हैं? इतिहासकार इन स्रोतों की मदद से बिना किसी भेदभाव के एक कार्मिक और सर्वनाम समझ बनाने की कोशिश करते हैं. बीते हुए समय के बारे में कभी कभी इतिहासकार को विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासकर वह एक ही व्यक्ति या घटना के संदर्भ में अलग अलग मत रहते हैं. आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश किया जाए. सन 1938 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने एक आदेश जारी किया. उसने दिल्ली के निवासियों को आदेश दिया कि वो दिल्ली से दूर दौलताबाद जाकर के बस जाएं. उस समय दो इतिहासकार जिया-उर-बर्नी और एसामी ने सुल्तान की राजधानी परिवर्तन की घटना को अपनी किताबों में लिखा. ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बीपीएससी के लिए. जिया-उर-बर्नी और एसामी किस चीज़ के बारे में लिखते हैं? दिल्ली से दौलताबाद जो दिया गया ऑर्डर, उसको किसने दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने. कब दिया था? 1938 में, 1328 में. तो ये याद रखिएगा, ये आपको बीपीएससी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है. अब देखते हैं जिया-उर-बर्नी क्या कहते हैं. जिया-उर-बर्नी अपने की पुस्तक तारीख फिरोज शाही में लिखा है, एक योजना सुल्तान के दिल में आई, एक दौलताबाद को राजधानी बनाया जाए. यह इसलिए क्योंकि दौलताबाद उसके साम्राज्य के मध्य में है. दिल्ली, गुजरात, लखनऊ, तिलंग, मावर, द्वार समुद्र, कांपिल्य इस शहर के लगभग समान दूरी पर स्थित है. इस विषय में उसने किसी से परामर्श नहीं किया. उसने आदेश दिया कि उसकी अपनी माँ
और राज्य के सारे बड़े अधिकारी व सेनापति अपने सहायक और विश्वास पात्रों के साथ दौलताबाद की ओर चले। दरबार के हाथी घोड़े खजाना बहुमूल्य वस्तुएं दौलताबाद भेज दी जाए। इसके पश्चात सूफी संत एवं आलिमों, इस्लामी ग्रंथों के अध्ययन करने वाला, आलिमों किसको बोला जाता है? सूफी ग्रंथ का जो अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा, तथा दिल्ली के प्रतिष्ठित व प्रसिद्ध लोग दौलताबाद बुलाए गए। जो लोग दौलताबाद गए उन्हें सुल्तान खूब सारा धन इनाम में दिया। 1 साल बाद सुल्तान दिल्ली लौटा। उसने आदेश दिया कि दिल्ली तथा आसपास के कस्बों के निवासी को काफिलों में दौलताबाद भेजा जाए। दिल्ली वालों का घर उनसे मोल लिया जाए और इन घरों की कीमत खजाने से दौलताबाद जाने वालों को दी जाए। अब देखिए आगे हम लोग मूव करते हैं। ये किस टाइप से उन्होंने लिखा है, ताकि वो वहाँ जा कर के अपने घर बनवा ले। शाही आदेशानुसार दिल्ली के तथा आसपास के निवासी दौलताबाद की ओर भेज दिए गए। दिल्ली शहर इस प्रकार खाली हो गया। आप देख रहे हैं किस टाइप से जो रॉयल मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं ऑर्डर के थ्रू इनिशिएट किया गया और एक्टिवेट किया गया, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी ऑफ दिल्ली था वो चेंज कर गया। कुछ दिनों बाद दिल्ली के सारे दरवाजे बंद रहे। शहर में कुत्ते बिल्ली तक न रह पाए। दिल्ली के निवासी जो वर्षों से वहाँ रहते चले आ रहे थे, लंबी यात्रा के कष्ट से रास्ते में ही मर गए। आप समझिए कि किस टाइप का सिचुएशन होगा, बिकॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, दोज who will be elderly and at the same time women, pregnant lady, this will be very much tough। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हुआ और जिसकी वजह से खामियाजा में बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ। बहुत सारे लोग जो दौलताबाद पहुँचे अपनी मातृभूमि से बिछड़ने के दुख को सहन न कर सके और वे वापस होने की इच्छा में ही मर गए। यद्यपि सुल्तान ने दिल्ली जाने से पहले वाली प्रजा को अत्यधिक इनाम दिए। वह प्रदेश के कष्टों को सहन न कर सकी। इसके बाद दूसरे प्रदेश से आलिमों, सूफियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लाकर दिल्ली में बसाया, मगर इस प्रकार लोगों को लाने से दिल्ली की आबाद न हो सकी। लगभग 5-6 साल बाद सुल्तान ने आदेश दिया कि जो भी दिल्ली लौटना चाहता है वो लौट सकता है। कुछ लोग लौट गए मगर बहुत से परिवार दौलताबाद में ही बस गए। अब हम लोग देखते हैं एसामी का क्या विचार है इस चीज़ के ऊपर। एसामी ने अपनी किताब फुतुह-ए-सालितानी में लिखा है, फुतुह-उस-सालातीन में लिखा है, सुल्तान को दिल्ली वालों पर संदेह था। वह उनके लिए मन में विष छिपाए रहता था। उसने गुप्त रूप से एक कुत्सित योजना बनाई और कि 1 महीने में दिल्ली का विनाश कर दिया जाए। उसने सूचना कराई कि जो कोई सुल्तान का हितैषी हो वो दौलताबाद की ओर प्रस्थान करे, या जो कोई उससे आज्ञा का पालन करेगा उसे अत्यधिक संपत्ति मिलेगी। कोई इसका पालन न करेगा उसका सिर काट डाला जाएगा। यह आदेश दिल्ली में आग की तरह फैल गई और पर्दे वाली स्त्रियां, एकांतवास सूफियों को उनके घरों से बाल पकड़कर निकाला गया। इस प्रकार वे लोग दिल्ली से निकले। मेरे दादा भी उसी शहर में रहते थे। उनकी उम्र 90 वर्ष की थी। वे एकांतवासी संत थे। वे कभी अपने घर से नहीं निकलते थे। वे पहले पड़ाव में, मतलब ये कहीं ना कहीं ये दर्शाना चाह रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ challenges the people were facing, and the leader was have given the order without having any kind of sensitivity towards the challenges। सभी बूढ़े, वयस्क, युवक, स्त्री व बालक यात्रा करने के लिए विवश थे। बहुत सारे बालक दूध के बिना मर गए और कठिनाइयों से बहुत सारे लोग काफिले में मर गए। सुल्तान ने इस तरह एक बसा हुआ शहर नष्ट कर डाला। जब दिल्ली में कोई न रह गया तो सारे द्वार बंद कर दिए गए। सुना जाता है कि कुछ समय बाद अत्याचारी बादशाह ने आसपास के गांवों के लोगों को बुलाकर दिल्ली को बसवाया। तोते बुलबुले के बाग से निकाल कर कौमों को बसा दिया गया। देखिए ये एक स्लैंग लैंग्वेज है जो कि इस्तेमाल किया गया है। न जाने सुल्तान को किस प्रकार का निर्दोष लोगों के पर संदेह उत्पन्न हो गया कि उसने उनके पूर्वजों के नींव को उखाड़ डाला। डैट मीन्स बहुत क्रंदन के साथ ये चीज़ों को लिखते हैं, बट एट द सेम टाइम जो आप दूसरा हमने जो देखा उसमें टोटली डिफरेंट था।
आगे हम लोग मूव करते हैं कि जिस पर बर्नी और एसामी दोनों जियाउद्दीन बर्नी की जो थॉट पॉइंट है एज ए राइटर एंड एसामी का जो थॉट पॉइंट्स है टोटली डिफरेंट, दोनों अलग अलग बातों को कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जियाउद्दीन बर्नी के भी कंटेक्स्ट में कुछ कुछ दिखता है, लेकिन वैसा क्लियर कट नहीं दिखता है। असामी क्लियर कट वेदनाओं की बात किए हैं। वो कहते हैं कि पर एसामी के अनुसार सुल्तान के मन में ऐसा विचार नहीं था। एसामी के अनुसार सुल्तान लोगों को कष्ट देना चाहता था, इसलिए उसने दिल्ली खाली करवाई। आगे हम लोग मूव करते हैं तो ये देखते हैं कि इतिहासकार के ही बारे में हुआ है बात, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं इस सोच से समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। समय के साथ इतिहास को समझना, इतिहास अतीत को समझने के लिए इसे समान विशेषता रखने वाले को कुछ बड़े बड़े हिस्सों में, युगों में बांटा गया है। पिछली कक्षा में आपने इतिहास पढ़ी थी, उसमें प्राचीन समाज के पक्षों को समावेश किया गया था। और इस किताब में हम लोग ये देख रहे हैं कि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन हो रहे थे। सामाजिक नियम, धर्म, कला इत्यादि के क्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहे थे, नए विचार जन्म ले रहे थे। तो इन्हीं सारी चीज़ों की चर्चा जो है इस सब्जेक्ट में किया गया है। एंड ये यहाँ पर आकर के चैप्टर ख़त्म हो जाता है। कब, कहाँ और कैसे हम लोग नेक्स्ट एडिशन में कल देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 7th क्लास हिस्ट्री ऑफ BSCB हैज़ completed. Thank you.